Hello and welcome to the channel again. In this video, we will be discussing the preamble of the Constitution and Article 1 to 4. We will go through all the important case laws and everything which is there to explain. And after that, we will be having a video of the PYQs. Hope you are liking the video and this new series also in which we are going through the subject explanation part first, the theoretical part, और उसके बाद वी आर गोइंग थ्रू द PYQs. ये हेल्पफुल है कॉलेज एग्जाम्स के लिए भी, क्लैट के लिए भी, CUET PG के लिए भी, एंड ऑल्सो फॉर जुडिशरी प्री एंड मेंस बोथ. एक्सप्लेनेटरी पार्ट में हम थ्योरी कवर कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग थ्रू PYQs. So if you are having benefits from these videos, just like, subscribe, and comment. So with this, we will be moving on to the video. Okay, so now in this video, we will be discussing the preamble of the Constitution और हम इसको डीप में जाके एक्सप्लेन करेंगे और एक एक वर्ड को, बिकॉज each and every word which is mentioned in our Constitution has a very very deep meaning. तो हम ट्राई करेंगे उसको समझने की. एंड प्रियम्बल इज समथिंग जो हमने अभी पुरानी वीडियोस में भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि एक तरीके से टच स्टोन है, जो कि हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने पुट किया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, so that whenever we go in the parliament and make any law, so it should be in consistent in with the preamble of the constitution. हाँ, वो बिल्कुल उसकी आत्मा के अंदर ही होना चाहिए, उसको क्रॉस करता हुआ नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये सारे के सारे ईच एंड एवरी वर्ड विच इज देयर इन द प्रियम्बल बहुत ही सोच समझ कर पुट किए गए हैं मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा. ऑल्दो कुछ वर्ड्स बाद में अमेंडमेंट के थ्रू भी ऐड किए गए हैं, बट दैट टू आर इम्पोर्टेंट बिकॉज नाउ दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. So we will read the preamble lays down the main objectives which the legislation intends to achieve. इस लाइन से ही समझ में आ गया कि प्रियम्बल जो है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड है, बहुत ही अच्छे से डिफाइंड है, जिसका जो हमारी लेजिस्लेशन का या फिर लेजिस्लेटर्स का या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी लोग पार्ट थे, जो हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनके ऑब्जेक्टिव्स को लेट डाउन करता है ना, उनके ऑब्जेक्टिव्स को दर्शाता है. It contains the ideals which the Constitution seeks to accomplish and serves as a guiding light for its interpretation. इस लाइन से ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको हम जब भी इंटरप्रेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ द सुप्रीम कोर्ट इज इंटरप्रेटिंग an article of the constitution like right to life and liberty, तो अब आप देखेंगे कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उसको वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन पहली बार दिया गया था. तो वो वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन शुड बी इन कंसोर्टियम विद द प्रियम्बल ऑफ द इंडिया, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, बिकॉज दोज आर द आइडियाज विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू अकम्प्लिश, है ना. इसी वजह से ये संविधान बनाया गया था ताकि इन आइडियाज को जो कि प्रियम्बल में है उनको अकम्प्लिश किया जा सके. So the text of the preamble is like, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to ensure to all its citizens and to secure to all its citizens justice, that will be social justice, economic justice, and political justice, liberty of thought, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है आर्टिकल 25 में, है ना. सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हमें डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में DPSP में मिलती है. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी वी फाइंड इन आर्टिकल 14, 15 एंड which is there in our constitution, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual. ठीक है, जैसे कि हम उसको अनटचेबिलिटी वाली जो हमारा आर्टिकल 17 है उसको देखते हैं, आर्टिकल 23 और 24 को देखते हैं. एंड देन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, that is one of the most important thing, unity and integrity of our nation, which is also enshrined in the constitution. So in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt
enact and give to ourselves this constitution. इसी से हमें ये पता चल जाता है कि the supreme in the constitution is itself the people of India or the citizens of India. तो आई होप मैंने इसको एक नैरो इंटरप्रिटे मतलब एक इंटरप्रिटेशन थी जो कि बहुत ब्रीफ में मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. सो वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल. यहाँ पर जितने भी केस लॉज मेंशन हैं उनमें जो भी बात की गई है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं. इन वीडियोस में मोस्टली चीजें हमने कोशिश की है कि हम वो कवर करें जिससे डायरेक्टली PYQs में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि जुडिशरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. ठीक है. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल है, द प्रियम्बल सेट्स द आइडियाज एंड गोल्स दैट फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटेंडेड टू अचीव. है ना, ये बात मैं पहले भी बता दी है. तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द preamble, that it sets the ideal goals that the framer of our constitution intended to achieve. Constituent assembly में जब हमारे framer of the constitution preamble को सेट कर रहे थे तो इसका इम्पोर्टेंस यही थी कि ये उनके आइडियाज और गोल्स बहुत ही क्लियर कर दे कि हम एक कैसा इंडिया या कैसा स्टेट चलाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं. ठीक है. इट सर्व एज अ प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिफ्लेक्ट्स इट्स स्पिरिट. ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है उसको रिफ्लेक्ट करता है ना. मोर और लेस वही बात है दैट आई हैव आल्सो सेड अर्लियर, दैट प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल, इट इज द गाइडिंग स्टार. है ना, ये वो विचार है जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट थे, जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दिलाई, आज़ादी की लड़ी. तो वो लोग ये चाहते थे कि ये सारी की सारी चीजें इसमें हों. है ना. तो हम अब कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द प्रीएम्बल भी देख लेते हैं, बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट केस लॉज और इनमें जो भी बोला गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार जुडिशरी में पूछा जाता है. और ये आपको आगे चल के जब हम इस पार्ट पर अपनी PYQs की वीडियो बना रहे होंगे तो बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको इसका एविडेंस, साक्ष्य मिल जाएगा. ठीक है. तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रीएम्बल में पहला केस जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज री बेरुवरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. इसमें क्या हेल्ड हुआ था? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये इसीलिए इतना लैंडमार्क और इम्पोर्टेंट केस बन जाता है. In 1960, it was held in Ray Berubari Union case that the preamble of the Constitution is not part of the Constitution. है ना. दूसरा था हमारा केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबरी केस को ओवररूल किया और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोला कि दैट preamble is a part of the Constitution and not only it is the part of the constitution, constitution must be interpreted in the light of the preamble. है ना. तो इसके बाद तो ये चीज क्लियर होगी कि preamble एक इंटीग्रल पार्ट है. preamble is a part of the constitution. है ना. And everything which is there in the constitution and it will preamble acts as a reference, as a soul, as an idea and goals which is set by the constitutional makers to our present legislators, that whenever they are amending the Constitution of India, they should always see the preamble of the Constitution, because this is where the soul of our Constitution makers, their ideas lie. So Constitution must be interpreted in the light of the preamble. And lastly, preamble can be amended, but only in a way that इट डज नॉट डिस्ट्रॉयज द बेसिक स्ट्रक्चर. सो बहुत ही जल्द हम बेसिक स्ट्रक्चर की पूरी डॉक्ट्राइन पढ़ेंगे. उसमें 6-7 केस लॉज जितने भी हैं वो सारे के सारे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली जब आई विल बी डीलिंग विद आर्टिकल 13 तो हम तभी पढ़ लेंगे आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368. हम कोशिश करेंगे साथ में पढ़ लें, क्योंकि उनको साथ में पढ़ा जाए तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंगली समझ में आ जाते हैं. इसीलिए ये केसेस मैं अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. हाँ, री बेरुवरी यूनियन वाला जो केस है इसको I will be discussing in the next slide. Okay, so now we will be discussing the Re Berwari Union case. हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे काफी.
क्या पॉलिटिकल सिनेरियो था, क्या क्या चीजें इसमें हुई, कैसे आर्टिकल 143 को इन्वोक किया गया, उसके बाद क्या कोर्ट का डिसीजन था। तो ये हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वी विल स्टार्ट विद अ ब्रीफ हिस्ट्री। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑन 3 जून 1947 माउंट बेटन प्लान लाया गया इंडिया में और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, है ना। जिसके तहत क्या होना था कि दो देशों का बंटवारा होना था, इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाना था, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो होता क्या है कि माउंट बेटन ने को लगभग 5 महीनों का टाइम दिया जाता है दोनों देशों को बांटने के लिए, है ना। तो अब ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा था। तो इसके ऊपर जो लॉर्ड रेडक्लिफ थे उन्होंने एक प्रिंसिपल अप्लाई किया, दैट इज द मेजोरिटेरियन प्रिंसिपल। जिस भी जगह में जिस भी समुदाय विशेष की मेजोरिटी होगी, वो उसी समुदाय को दे दिया जाएगा। ठीक है। तो 5 वीक में ऑलमोस्ट ये सारा बंटवारा किया गया, तो ये एक इतनी लेंदी प्रोसेस के लिए एक ये बहुत ही कम टाइम पीरियड था। आगे इसमें क्या होता है कि बेरुबरी जैसी बेरुबरी इज अ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन जलगायपुरी। जलगांवपुरी में एक डिस्ट्रिक्ट थी, बेरुबरी स्मॉल स्मॉल ग्रुप थे, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि उस टाइम क्योंकि इतना टाइम नहीं था, है ना, और बहुत ज्यादा बंटवारा करना था क्योंकि एक बहुत बड़े देश को काट कर दो देश बनाने थे, बहुत सी और भी कई सारे सिनेरियोज चल रहे थे। तो इस टाइम पीरियड में बाय मिस्टेक बेरुबरी का बंटवारा नहीं हो पाता है, बाय मिस्टेक, या फिर वो रह जाता है उस टाइम पे और वो पॉकेट छूट जाता है, उसका बंटवारा नहीं हुआ होता है। ये लाया कर रहा होता है कहाँ पर, हमारे वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, है ना, बॉर्डर रिलेटेड एरिया होता है। अब ये धोखे से रेड क्लिफ के द्वारा छूट गया। तो अब इस मुद्दे को और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और भी डिस्प्यूट्स थे, कुछ और भी बाउंड्रीज रह गई थी, क्योंकि पूर्ण रूप से बंटवारा इतनी जल्दी करना तो संभव नहीं था। तो जाहिर सी बात थी कि उसमें कुछ कमी पेशी, कुछ और भी डिस्प्यूट्स रह गए थे। तो अब इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एक लॉर्ड बैगेज थे, तो लॉर्ड बैगेज ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। अब लॉर्ड बैगेज ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया फॉर सो एज टू रिजॉल्व दीज स्मॉल बाउंड्री रिलेटेड डिस्प्यूट्स। तो बैगेज ट्रिब्यूनल ने क्या किया, 1948 में पाकिस्तान ने इसको क्लेम किया। जब उसको दिखा कि ये ऐसे ऐसे छोटे और डिस्प्यूट्स हैं, तो 1948 में क्लेम किया। तो 1948 में ये बैगेज कमीशन, ये बैगेज ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया ताकि इन सारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके। अब ये बैगेज ट्रिब्यूनल में क्या होता है, ये बैगेज ट्रिब्यूनल अपनी रिपोर्ट देता है 1950, है ना। और बेरूबरी को इस ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग इंडिया का पार्ट घोषित कर दिया जाता है ना। बट अगेन क्या होता है, 1952 में पाकिस्तान दोबारा इसकी डिमांड करना शुरू कर देता है। 1950 में, 1948 में बैगेज ट्रिब्यूनल बनी, 1950 में उसने अपनी रिपोर्ट दी जिसके अकॉर्डिंग बैरूबरी को इंडिया में ही दिया गया, क्योंकि इसके पीछे कई सारे पॉलिटिकल रीजंस भी थे, कई सारी चीजें भी थी, है ना। वहाँ के जो हमारे लोग थे, वो भी इंडिया का ही पार्ट बनना चाहते थे, है ना। तो इंडिया का पार्ट इसको ऑलमोस्ट सारी ट्रिब्यूनल ने जितनी भी चीजें अपने पॉइंट के हिसाब से देखी होंगी, वो करने के बाद इसको इंडिया का पार्ट बना दिया गया। लेकिन होता क्या है, 1952 में पाकिस्तान दोबारा इसकी डिमांड शुरू कर देता है दैट बेरूबरी शुड बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, है ना। तो उसके बाद 1958 में एक नेहरू और नून समझौता होता है, नेहरू नून एग्रीमेंट जिसको कहते हैं। नेहरू इंदिरा अपने जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, और नून साहब जो वहां के प्रधानमंत्री थे। तो 1958 में ये एग्रीमेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि बेरूबरी को डिवाइड कर दिया जाता है दो पार्ट्स में, जिसमें से एक पार्ट वाज नॉर्थ बेरूबरी एंड द सेकंड पार्ट वाज साउथ बेरूबरी। तो इस एग्रीमेंट के तहत नॉर्थ बेरूबरी को इंडिया में रखा जाना था,
और साउथ बेरुबरी को पाकिस्तान में रखा जाना था। बट जैसे ही ये समझौता होता है, तो जो ददन सीएम हैं बंगाल के, विधान चंद्र रॉय, वो इसका अपोज करना शुरू कर देते हैं, करना भी चाहिए था। वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि ये जो समझौता हुआ है, नेहरू नून एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं, ये समझौता इलीगल है और इसको बिल्कुल भी ना माना जाए। ठीक है। इसके अलावा वहाँ के जो लोकल लोग थे, वो तो प्रोटेस्ट करना शुरू कर ही देते हैं इस समझौते के खिलाफ। करना भी चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था जो कई हजार जिंदगियों को इम्पैक्ट करने वाला था। ठीक है। तो बट इसमें नेहरू नून एग्रीमेंट में जो गवर्नमेंट के पक्ष से बोला गया, वो ये बात बोली गई कि नेहरू नून एग्रीमेंट के तहत हम अपनी बाउंड्री दे नहीं रहे हैं, हम बल्कि एक्सचेंज में पाकिस्तान से और बाउंड्रीज ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 एकड़ लैंड दे रहे हैं, तो कहीं और पाकिस्तान से 1 एकड़ लैंड ले भी रहे हैं, है ना। तो ये एक तरीके से सेशन ऑफ लैंड नहीं है। बाउंड्री हमारी हम कम नहीं कर रहे हैं। बाउंड्री हमारी जितनी है, जितना एरिया हमारे पास इंडिया के पास है, वो एरिया उतना ही रहने वाला है। बट ओनली थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू एक्सचेंज दैट लैंड। अगर हम यहाँ पर बेरूबरी को छोड़ेंगे या जितना भी लैंड छोड़ेंगे, तो इतना ही लैंड हम पाकिस्तान से कहीं और एक्वायर कर लेंगे। दिस वॉज द आर्ग्यूमेंट। सो इनका आर्ग्यूमेंट ये था कि नो टेरिटरी इज गोइंग टू बी लॉस्ट, so there is no territorial loss to India. So according to this doctrine, the sovereignty of India is not challenged. India is sovereign, and the territory of India is also not lost. So it is just mere exchange. वो तो खैर हम बात को देखते हैं कि 1971 में फिर जब हम ईस्ट पाकिस्तान को हरा के बांग्लादेश बना दिया, तो ये रे बेरोबरी वाला जो एरिया था, ये हमेशा से इंडिया के पास ही रहा। बट सो वी विल मूव ऑन। तो अब ये क्या करा, एक नेहरू नून एग्रीमेंट कर दिया, और इसमें कई सारे आर्ग्यूमेंट दिए गए, जो मैंने आर्ग्यूमेंट आपको बता दिए कि ये सेशन ऑफ लैंड नहीं है, इट इज जस्ट मियर एक्सचेंज ऑफ लैंड। लेकिन होता क्या है कि इससे हर जगह रिवोल्ट होने शुरू हो जाते हैं, पार्लियामेंट में भी डिस्कशंस होने शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे उस टाइम पे राष्ट्रपति थे, तो उनके पास भी ये सवाल एक इम्पोर्टेंट बन जाता है कि क्या इस नेहरू नून एग्रीमेंट की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है ना। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ही आस्क फॉर द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट के जब पार्लियामेंट सॉरी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, दैट ही कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उसको समझ में कोई चीज नहीं आ रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से लीगल एडवाइस सीख कर सकते हैं कि इस मामले में क्या होना चाहिए। अब क्योंकि ये बाउंड्री का मुद्दा था, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडियन स्टेट का एक मुद्दा था, तो इसको इसीलिए गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सवाल पूछे पार्लियामेंट में, सॉरी सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट से। और सवाल क्या थे, सबसे पहला सवाल था दैट इज एनी लेजिस्लेटिव एक्शन नीडेड। ये जो नेहरू नून एग्रीमेंट है ना, इसमें बाउंड्री को कम किया जा रहा है, तो क्या बाउंड्री को अगर हम किसी भी प्रकार से चेंज करते हैं, तो क्या उसके लिए कोई लेजिस्लेटिव एक्शन नीडेड है। क्योंकि पीएम नेहरू जो थे, वो एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने अपने से ही डिसीजन ले लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है। तो क्या इसके लिए कोई लेजिस्लेशन की जरूरत है, पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत है कि नहीं। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वाज, if asking parliament is important, so article 3 is sufficient for the purpose or and law can be passed। ठीक है। ये सारा का सारा मुद्दा जो था, वो आर्टिकल 3 से रिलेटेड था, और आर्टिकल 1 के क्लॉज 3C से भी रिलेटेड था। ठीक है। तो आर्टिकल 3 में क्या है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो दूसरा सवाल इन्होंने ये पूछा था कि पार्लियामेंट, अगर जरूरी है पार्लियामेंट से पूछना, तो क्या सिर्फ आर्टिकल 3 से काम हो जाएगा। और तीसरा सवाल यही पूछा कि अगर आर्टिकल 3 सफिशिएंट नहीं है, देन डू वी नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन।
है ना? क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत है? तो दिस वाज द इम्पोर्टेंट थ्री क्वेश्चंस। तो हम आर्टिकल 3 को पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि दैट पार्लियामेंट कैन मेक न्यू स्टेट, ऑल्टर स्टेट और डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट। है ना? ये स्टेट से रिलेटेड है। जैसे कि स्टेट मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए यूपी या वेस्ट बंगाल। तो आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 3 में कि वो नई स्टेट बना सकते हैं, जैसे उन्होंने तेलंगाना बनाई है ना? किसी स्टेट की बाउंड्री कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बट सेशन ऑफ लैंड इज नॉट मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 3 कि हम अपना कोई हिस्सा छोड़ सकते हैं। है ना? तो ये कहीं भी मेंशन नहीं है। हम कितना भी हिस्सा ले सकते हैं ये मेंशन है। हम किसी भी हिस्से को एनेक्स कर सकते हैं, मतलब हम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की कितनी भी बाउंड्री को एनेक्स करके इंडिया को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपनी कोई बाउंड्री नहीं दे सकते, बिकॉज देयर इज सोवेनिटी ऑफ द स्टेट। है ना? सोवेनिटी ऑफ द स्टेट पे क्वेश्चन उठ जाएगा। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडियन स्टेट, इस पर सवाल उठ जाएगा अगर हम कोई अपनी स्टेट का एक भी छठा हिस्सा भी किसी और को देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अब इसमें जब ये 3 सवाल पूछे गए, तो अब इसमें सरकार के आर्ग्यूमेंट क्या थे, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव के आर्ग्यूमेंट क्या थे? कि वही पुराने वाले आर्ग्यूमेंट थे कि नेहरू नून पैक्ट में नो सेशन ऑफ लैंड, हम अपना लैंड कम कर ही नहीं रहे हैं, तो सेशन ऑफ लैंड की बात नहीं उठती। ये गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था। बिकॉज वी आर ओनली एक्सचेंजिंग आर लैंड, हम अपना लैंड सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये उनका आर्ग्यूमेंट था। और दूसरा आर्ग्यूमेंट उनका ये था कि बिकॉज वी आर ओनली एक्सचेंजिंग द लैंड, मतलब 1,000 एकड़, अगर 1 एकड़ हम दे रहे हैं तो 1 एकड़ हम ले रहे हैं, तो देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन। है ना? लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड, किसी भी प्रकार का पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज हेल्ड बाय द कोर्ट, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसीलिए हमने ये पूरा केस डिस्कस किया है। तो सबसे पहली चीज जो इस केस में बोली गई, दैट इज रिलेटेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। है ना? ये पहली बार रिवेरुअरी में बोला गया दैट प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब वो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं, सो इस मैटर में हम पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकता है या नहीं कर सकता है, प्रीएम्बल से हम कोई गाइडेंस नहीं लेंगे। है ना? कि पार्लियामेंट को ये अमेंड करने की पावर है या नहीं है, नेहरू नून एग्रीमेंट को पार्लियामेंट के पास अमेंड करने की पावर है या नहीं है, या ये नेहरू नून जो एग्रीमेंट है दैट शुड बी डिस्कस इन पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट फिर इसको पास करे, तो ये हम प्रियम्बल से नहीं देखेंगे। है ना? प्रियम्बल के पास इस चीज को गाइड करने की पावर नहीं है, बिकॉज प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात को हम केसेस पढ़ेंगे जिसमें इसको ओवर रूल किया गया, बट इस केस में यही हेल्ड किया गया। दूसरी चीज जो बोली गई, दैट आर्टिकल 13C ओनली टॉक्स अबाउट एक्वायरिंग ऑफ लैंड एंड नॉट सेशन। ठीक है। तो वही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि जो आर्टिकल 13C है उसमें एक्वायरिंग ऑफ लैंड की बात है, सेशन ऑफ लैंड की बात नहीं है। तो हम कितना भी लैंड एक्वायर कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया को एक्वायर करके इंडिया बना सकते हैं, लेकिन इंडिया का एक पॉइंट भी हम किसी को, एक छटाक भर भी हम किसी को नहीं देंगे और नहीं दे सकते। ये बहुत ही क्लियरली इसमें रूल आउट किया गया। थर्ड पॉइंट वाज पार्लियामेंट कैन अमेंड आर्टिकल 368 है। तो इसमें ये बोला गया कि हाँ, इफ अगर आपको ये लैंड देना है या एक्सचेंज करना है या नेहरू नून पैक्ट को कैसे भी एंडोर्स करना है, तो फिर आपको आर्टिकल 1 को अमेंड करना होगा। और आर्टिकल 1 को अमेंड करा जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आप सिंपल मेजोरिटी से नहीं कर सकते हैं, आपको मेजोरिटी चाहिए, जो कि दैट इज नॉट सिंपल। है ना?
पूरी टू थर्ड मेजोरिटी वाला आप जो भी उसका प्रोसेस है, अमेंड करने का जो प्रोसेस है, आर्टिकल 368 को अमेंड, आर्टिकल 368 की मदद से आप आर्टिकल 1 को अमेंड करेंगे और उसको 1 को अमेंड करके आप नेहरू नून पैक्ट के हिसाब से उसको अमेंड करेंगे। उसके बाद आप ये एक्सचेंज कर सकते हैं अगर ये एक्सचेंज करना ही है तो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस। इस केस के सारे फैक्ट्स, सारी चीजें आई होप मैंने बहुत ही डिटेल में समझा दी हैं और ये री बेरुबरीपुरा केस आपको समझ में आ गया होगा। प्रियम्बल वाला पार्ट भी आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जितनी भी लैंडमार्क्स जजमेंट्स हैं, मैं सारी इतनी ही डिटेल में बढ़ाऊंगा, क्योंकि इनको समझकर ही हम आगे का कॉन्स्टिट्यूशन इजीली समझ सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियोज, सोशल सिनेरियोज, एट दैट टाइम कोई भी अमेंडमेंट लाया गया, जिस टाइम पे लाया गया, उसके पीछे की ये सारी स्टोरीज समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फॉर वंस एंड ऑल। क्योंकि एक बार आपने ये सारी चीजें समझ ली तो फिर दोबारा आपको कभी भी इसको समझने की जरूरत या रटने की जरूरत नहीं होगी। विद दिस वी विल बी टेकिंग ऑन एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। So some more of the judicial interpretations of the preamble are here. So एक बात मैं और बता देता हूँ कि ऐसा, और आई हैव डिस्कस द केस ऑफ रे बेरुबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये जो केसेस का डिस्कशन है, ये आई विल बी डूइंग अकॉर्डिंग जो मुझे ठीक लगेगा, क्योंकि प्रीएम्बल से रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल 1, 3 और 4 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट केस लॉ था, दैट वाज रे बेरुबरी यूनियन वाला केस। तो इसमें हमने मोस्टली, और दिस इज द ओनली केस जिसमें ये हेल्ड किया गया था दैट preamble इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं ऑलमोस्ट सारे लैंडमार्क जजमेंट्स को कवर करूंगा, डिटेल में कवर करूंगा, बट दैट विल बी डन अकॉर्डिंगली जो मेरे को लगेगा। जैसे कि कि यहाँ पर हमने एस आर बोमई देख रहे हैं, है ना। तो एस आर बोमई हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल बी डूइंग द इमरजेंसी पोर्शन, है ना। तो जो जिसका लैंडमार्क जजमेंट लगेगा वो वहां पर हम डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन एक ही जजमेंट में कई सारे पॉइंटर्स दे रखे होते हैं, है ना, तो वो भी याद करने जरूरी होते हैं। तो लेकिन वो जजमेंट जहां पर सटीक तरीके से फिट हो रहा है, जिस आर्टिकल को वो डिटेल में डील कर रहा है, ठीक है। जैसे कि व्हेन वी विल डिस्कस आर्टिकल 13, तो उसी के साथ हम आर्टिकल 368 को डिस्कस करेंगे, और उसी में फिर हम पूरी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को डिस्कस करेंगे। तो उसी में हम सारे केस लॉस को डिस्कस करेंगे डिटेल में, है ना। तो जहां पर जो पॉइंटर्स में लिखे हुए हैं वो आप नोट डाउन करते रहो, क्योंकि इस पोर्शन में उनका इतना ही इंपॉर्टेंस है। हाँ, रीबेरी वाला केस का इंपॉर्टेंस ज्यादा था, तो वो मैंने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर लिया, है ना। तो बाकी जो केस लॉज होंगे, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होंगे, वो आप एक बार गो थ्रू करते रहो, उनके पॉइंटर्स जो लिखे हुए हैं उनको याद करते रहो। जो मुझे जरूरी लगेगा जिस हिसाब से, वो मैं समझाता जाऊंगा, तो इसकी आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। With this, I will be discussing about the case laws which is mentioned here. सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में हेल्ड किया गया दैट प्रिएम्बल इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फीचर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी फीचर्स हैं उसमें प्रिएम्बल जो है वो उनका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। उन्हीं का कहीं ना कहीं प्रिएम्बल का ही कहीं ना कहीं एक्सटेंशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर हैं वो प्रिएम्बल के ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये चीज आगे अभी आपको दिखेगी भी। ठीक है, तो ये किस में हेल्ड किया गया? सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाले में ये हेल्ड किया गया। अब ये केस हम डिस्कस में कहाँ डिटेल करेंगे? बेसिक स्ट्रक्चर में जब हम डिटेल करेंगे। ठीक है, अनदर केस एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, it reiterated that the preamble is an integral part of the constitution। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द यूज हुआ है reiterated, मतलब दोबारा बोला गया है। तो ये पहली बार बोला गया केशवानंद भारती वाले में, है ना। के भास्करन वर्सेस स्टेट 2011, तो इसमें हेल्ड किया गया दैट कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन अ वे दैट सिक्योर्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एज envisioned इन द preamble। तो जिस प्रकार से सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है प्रियम्बल में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट करेंगे तो वो उसके ही अकॉर्डिंगली करेंगे।
तो सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस की बात आपको डीपीएसपी में दिखती है। पॉलिटिकल जस्टिस की बात आपको और भी कई सारी जगह कॉन्स्टिट्यूशन में दिखती है। तो ये के भास्करन वाला केस आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर ये मेंशन है तो इससे सवाल आया होगा। आ, बहुत ज्यादा चांसेस हैं सो बिकॉज देन आफ्टर दिस पोर्शन वी विल बी डिस्कसिंग द पीवाईक्यूज, तो ये सारे आपके लिए नोट करना इंपॉर्टेंट है। नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2011 में हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने that promise of justice made in the parliament cannot be ignored। जो जस्टिस का प्रॉमिस पार्लियामेंट जो प्रियम्बल में मेंशन है, दैट इज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, उसको इग्नोर किया नहीं जा सकता। सो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रियम्बल। तो इसको कुछ पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स कहाँ है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका पीवाईक्यू भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नन अदर देन द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and it was adopted by a constituent assembly that is indeed the representation of the people of India at that time, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली किन से मिलके बनी थी, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। चुने हुए लोग लीडर से मिलकर बनी थी, जो कि पर्टिकुलर प्रोविंशियल जगहों से चुन कर आए थे, है ना। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देन डिक्लेरेशन ऑफ आइडियल्स वाज देयर, दैट इट डिक्लेयर्स द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, है ना। ये हम इंडियन स्टेट की क्या आइडियल्स होंगे, तो ये बहुत ही ब्रीफ में कुछ शब्दों के माध्यम से, चुनिंदा शब्दों के माध्यम से ये डिक्लेयर करता है। दैट इज सोवेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इन सारों को अभी हम थोड़े से डिटेल में वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट इज टू एंश्योर जस्टिस। जस्टिस किस प्रकार की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो मैंने बता दिया दैट डीपीएसपी में ये जस्टिस डिफरेंट प्रकार की मेंशन है, पॉलिटिकल जस्टिस भी वहाँ मेंशन है, और कई प्रकार की जस्टिस मेंशन है। राइट टू इक्वालिटी इज देयर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज देयर, और भी अलग प्रकार की 6 फ्रीडम्स वहां पर और भी मेंशन है। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 21 इज देयर, है ना। तो लिबर सेकंड इज गारंटी ऑफ लिबर्टी, दैट इज ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विच इज ऑल्सो मेंशन फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28, है ना। प्रोमोट इक्वालिटी, इक्वालिटी इन द केस ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, विच इज देयर अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 16। लास्ट इज इट अपहोल्ड्स फ्रेटर्निटी, assuring dignity एंड नेशनल यूनिटी। तो नेशनल यूनिटी तो अभी हमने, जब हम आर्टिकल 1 को रे ब्रूअरी केस में डिस्कस कर रहे थे, तो ये तो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि यूनिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, फ्रेटर्निटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। सो वी विल बी टेक मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन। तो objectives of the preamble का ये extension है, that it defines, it tells us what type of government and polity need to be established। तो ये तो अभी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया पिछली स्लाइड में, that so when socialist, secular, democratic and republic will be the structure of the Indian state, then now we will be taking each and every word which is there। हालांकि ये वर्ड तो बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन डिफरेंट केस लॉज में हम कर चुके हैं, बट और अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हम लेक्चर सीरीज में मूव करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ऑफ कोर्स वी विल बी गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी वर्ड। तो जहां पर भी लगेगा, जहां पर भी मैचअप होगा, तो हम वहां इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट काइंड ऑफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। सो सबसे पहले सोवेन वर्ड है। सोवेन का मतलब क्या होता है। सोवेन का मतलब होता है जब कोई राज्य, इफ एनी स्टेट, किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता है किसी भी डिसीजन को लेने का। अब वो प्रेशर पॉलिटिकल या लीगल, मतलब हर एतबार से, इफ अ स्टेट इज फ्री इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली टू टेक एनी डिसीजन, टू मेक एनी लॉ, उसको हम सोवेन बोलते हैं। ठीक है,
तो मीनिंग इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड नेट नॉट सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर। किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल पावर का कोई कंट्रोल इंडिया के ऊपर नहीं है, है ना। हम सक्षम हैं अपना कोई भी डिसीजन लेने में। रिसेंटली आपने ये देखा होगा, व्हेन दिस ऑपरेशन सिंदूर एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, तो हमने निडरता से अपने सारे डिसीजन खुद लिए। हर प्रकार के डिसीजन लेने में हम सक्षम हैं। हमारे ऊपर किसी भी एक्सटर्नल पावर का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और सोवेनिटी में दोनों तरीके से सोवेन होना है। दैट इज इंटरनल सोवेनिटी है। गवर्नमेंट इज फ्री टू मेक लॉज विद इन इट्स टेरिटरी, है ना। पार्लियामेंट के पावर पास लॉ बनाने की पावर है इंडिया की टेरिटरी के अंदर भी, है ना। और एक्सटर्नल सोवेनिटी भी है कि इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट टू एनी अदर स्टेट और अथॉरिटी। हम किसी भी अदर स्टेट अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट नहीं है। हम अपनी मर्जी से कोई भी ट्रीटी करते हैं। हम अपनी मर्जी से यूनाइटेड नेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं। हमारे ऊपर किसी का भी कोई दबाव नहीं है। मेंबर बनने के बाद भी हमारे ऊपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई दबाव नहीं है। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, और सारे एक लंबा प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हम काम करते हैं। किसी भारत सरकार, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसी के भी अधीन नहीं आते हैं। ये सुप्रीमली पावरफुल हैं इन सब चीजों को लेकर, है ना। ऑफ कोर्स अंदर की जो उनके पावर पे कंट्रोल है वो एक अलग चीज है, वो इससे उसका कोई लेना देना है नहीं। व्हेन इट कम्स टू सोवेनिटी, वी आर सोवेन internally as well as externally. So now we will be moving on to the next word. The next word is democratic, meaning the power of governance lies with the people. तो ये हमारे प्रियम्बल में स्टार्टिंग लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसी में अडॉप्ट एंड इनेक्ट भी है। तो हम खुद ही अडॉप्ट को खुद ही इनेक्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेट पावर एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वी द पीपल। इट इज द गवर्नमेंट, आवर गवर्नमेंट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। एंड ensures देयर इज एन अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। एक एज लिमिट है 18 साल से ऊपर की। उसके बाद 18 साल से ऊपर का हर सिटीजन ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर लाइज विद दैट पर्सन, क्योंकि वो फिर अडल्ट फ्रेंचाइजी का पार्ट है प्रिंसिपल के। इलेक्शन मेकिंग में और पॉलिटिकल प्रोसेस का वो एक हिस्सा है, और वो उसके द्वारा चलती है। सो इट इज government of the people, by the people, for the people. That's why our country is democratic. Third word which is there is secular. This word is added by the 42nd Amendment 1976. It is not there in the original preamble, है ना। 1976 में एक अमेंडमेंट लाया गया और उसके बाद सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया, है ना। सेक्युलर का मतलब कई प्रकार का होता है, लेकिन जो हमने इसका मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है उसका इंटरप्रिटेशन इज पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन। उसमें हम ये कहते हैं कि स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बट दैट इक्वल ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू ईच एंड एवरी रिलीजन। हर रिलीजन को एक इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप सेक्युलर वर्ड की इंटरप्रिटेशन अगर किसी और विचारधारा से देखें, जो कि दूसरे दूसरे कंट्रीज में जैसे कि यूएसएसआर, रशिया वगैरह में अडॉप्ट किया गया है, तो उसमें सिर्फ इतना ही है कि स्टेट डज नॉट फेवर एन रिलीजन, या स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। तो वो उसमें एक पॉजिटिव सेंस नहीं दिखता है दैट देयर विल बी इन इक्वल ट्रीटमेंट, बिकॉज हम इतने डाइवर्सिफाइड हैं। तो सेक्युलर वर्ड का बहुत ही पॉजिटिव मीनिंग हमने अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इक्वल ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू ऑल द रिलीजन्स एंड स्टेट विल बी न्यूट्रल इन द रिलीजियस मैटर। इसकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आप देखिए, दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, जिसमें ये बोला गया है कि दैट सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी कि इसको अमेंड नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, विच वी विल बी डीलिंग, विच विल आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल।
आगे आने वाली वीडियोस में। सेकंड इज अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। सेक्युलरिज्म implies पॉजिटिव रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया। ये दोनों केसेस नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 42nd अमेंडमेंट कब आया, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी इंटरप्रिटेशन है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक शब्द का क्या मतलब है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यूज में इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। So now with this, I will be moving on and taking the next terms. So the next word is socialist. Socialist is also added after the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. समाजवाद, है ना? इस शब्द के कई सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज, डिफरेंट आइडियोलॉजीज। लेकिन इसका भी बेस्ट मतलब उठाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, जो कि एक पॉजिटिव सेंस में है। दैट इज that the distribution of property and different things will be under the control of state। पहली चीज, क्योंकि ये इकोनॉमिक जस्टिस की कहीं ना कहीं बात करता है, और इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो जब तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, होना पॉसिबल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि मान लीजिए लैंड है, तो 1000 एकड़ लैंड है और 2000 लोग हैं, तो वो उनमें ऑलमोस्ट इस प्रकार से डिवाइड हो जाए कि सबके पास इक्वल पोर्शन मोर और लेस पहुंच जाए। ये मैंने बहुत एक सिंपल एग्जांपल दिया। तो इसी के प्रिंसिपल को अपनाते हुए इकोनॉमिक जस्टिस की जो बात हमारी डीपीएसपी में बोली गई है ना, जिसमें लिविंग वेजेस, है ना, लिविंग वेजेस कवर है, और फ्री लीगल एड कवर और इक्वल आवर्स की बात है, इक्वल पे की बात है ना। तो वो तभी होना पॉसिबल है जब मोस्टली चीजें स्टेट ओन्ड होंगी, है ना। स्टेट उन पर कंट्रोल रखेगा और ये चेक रखेगा कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, बिकॉज एट द एंड द फंडामेंटल राइट्स which are there can only be enforced against the state that is defined under Article 12। तो जितना ज्यादा चीजें पब्लिक के अंडर होंगी और गवर्नमेंट कंट्रोल में होंगी, तो उन चीजों को उतना ही इजी होगा डिस्ट्रीब्यूट करना। तो विद दिस थॉट द वर्ड सोशलिस्ट इज एडेड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की आत्मा को उठाते हुए इसको ऐड किया गया। अब इसके दो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हैं, दो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, दैट इज एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1975, जिसमें कोर्ट ने बोला दैट नेशनलाइजेशन या स्टेट ओनरशिप एंड प्राइवेट इंटरेस्ट को आप बैलेंस करेंगे, है ना। इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को, नेशनलाइजेशन को आप, सरकार को बैलेंस करना होगा, लेजिस्लेटर को, पार्लियामेंट को बैलेंस करना होगा, है ना। ऐसा नहीं है कोई भी चीज एब्सोल्यूट होगी, बट इन दोनों चीजों को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। फिर डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 में ये बोला गया, सोशलिज्म सीक्स टू प्रोवाइड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल सिक्योरिटी टू ऑल। एक तरीके की सोशल सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड कराना इंपॉर्टेंट है। सोशलिज्म का ये काम है, सोशलिज्म ये सीख करता है। वो तभी हो पाएगा जब स्टेट इसको में पूरी तरीके से ध्यान देगी, चीजों पे कुछ पे अपने कंट्रोल में लेगी, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को इक्वली करेगी, है ना। Decent standard of life is also mentioned under Article 21 of the Indian Constitution, और बाद में इसकी बहुत सी वाइड इंटरप्रिटेशंस आज तक हम करते आ रहे हैं, है ना। बिकॉज in the life is not a mere animal existence which is held in the case of Menka Gandhi while interpreting the Article 21 of the Indian Constitution। तो डीएन डीएस नकारा वाला केस आई होप मैंने समझा दिया है आपको, है ना। सोशलिस्ट वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया है। So then the fifth word and the last word is republic, meaning that the head of the state will be president and not a monarch। कोई राजा नहीं बनेगा, जो राज्य है वो गणतंत्र राज्य है, किसी भी प्रकार का कोई राजा इसको हेड नहीं करेगा, ठीक है। और द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट हेरिडिटरी।
है ना। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो बेटा होगा फिर वो प्रेसिडेंट बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा प्रेसिडेंट बनेगा। नो, there is a clear-cut provisions under the Constitution of India relating to the election of the president। तो उसी के थ्रू पूरा एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाएगा थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज भी एक बॉडी है। डायरेक्ट इलेक्शन हमारे प्रेसिडेंट के नहीं होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, क्योंकि जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एमपी एंड एमएलए होते हैं, उनका एक कलोजियम टाइप का एक इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म होता है और उसके बाद वो वोट देते हैं जिससे हमारा प्रेसिडेंट चुना जाता है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द आर्टिकल्स रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो विद दिस आई होप मैंने काफी पॉइंट समझा दिए हैं, तो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, we will be moving on to the next slide. Okay, so now what we see here, it is the rights of the people as declared in the preamble. So this is also the same thing which I have explained early in detail. So while the parliament does not confer enforceable rights as part 3, it lays down foundational objective which act as guiding principle। तो ये तीनों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रिटर्निटी, है ना। आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द आर्टिकल इन विच दीज आर मेंशन्ड, जहाँ से हमें पता चलता है कि प्रीएम्बल से हमने कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इसको पुट किया है। सो विद दिस आई विल बी मूविंग ऑन to the next point of discussion. So this is the amendment of the preamble of the Constitution of India. So हमने ये ऑलमोस्ट अभी डिस्कस नहीं किया है, थोड़ा बहुत आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आइडिया एंड बट in this video I have already discussed the most important case, that is Ray Berubari Union versus Union of India, in which it is held that preamble is not the part of the constitution, and now you know why it is said at that time, because we have already discussed the political scenarios and the scenarios which were going on at that time. So Keshwananda Bharti we will not be discussing in this video, but only the thing which you should do is to in your notebook just note that, और ये आपने पहले ही नोट कर लिया होगा, बिकॉज पहले भी केशवानंद भारती जहाँ पर आया है तो वहां पर लिखा हुआ है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज हेल्ड in the Keshavananda Bharati versus State of Kerala, that preamble is a part of the constitution and preamble can be amended, but not in a way that it violates the basic structure। तो यहाँ पर भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को हम समझेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग आर्टिकल 13। तो मैंने पहले ही बताया है कि आर्टिकल 13 के साथ वी विल डिस्कस आर्टिकल 368 ऑल्सो, और what was the tussle between the legislation and the judiciary which is there at that time, with the political scenarios and the development of cases, all we are going to discuss in one go। उसमें हम सारे important केस, सज्जन सिंह, आपका शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, उसके बाद केशवानंदा भारती, बीच में भी दो एक केसेस और भी हम डिस्कस कर लेंगे। प्लस वी विल डिस्कस ऑल द अमेंडमेंट्स। वी विल आल्सो डिस्कस मिनर्वा मिल्स, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, है ना। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा, तो उसमें हम बहुत सारे लैंडमार्क केसेस को कंपेयर कर लेंगे। सो विद दिस आई विल बी मूविंग ऑन। Okay, so this we have already discussed in the earlier part of this video, that with the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, three words are inserted in our preamble, that are socialist, secular and integrity। तो सोशलिस्ट और सेक्युलर हम पहले बहुत डिटेल में मैंने बता दिया है। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटेग्रिटी मीन्स द यूनिटी, दैट इंडिया इज वन। तो इसको हम कहते हैं इंटेग्रिटी, जो कि आर्टिकल 1 में साफ साफ दिखता है, दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। यहाँ पर ये शब्द ध्यान रखना, दैट यहाँ पर बोला गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। इसका एक और भी वो होता है जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ यूनियन। तो इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे लेटर ऑन इन दिस वीडियो।
बट इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है दैट द वर्ड इंटेग्रिटी वाज इंसर्टेड टू रीइंफोर्स द यूनिटी ऑफ द नेशन and to discourage separatist tendencies that we as in India is one at all times। हम हमेशा एक हैं, एकजुट हैं, है ना। हमारी हर जितनी भी हमारा क्षेत्रफल है, जितनी भी हमारी वो है, वो सब यूनाइटेड है। जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं वो यूनाइटेड है। एंड इंडिया इज वन, ये दर्शाने के लिए ये वर्ड इसमें इंसर्ट किया गया था। अपनी टेरिटोरियल सोवेनिटी को शो करने के लिए, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को शो करने के लिए ये वर्ड इंसर्ट किया गया था प्रेम्बल में, ताकि जितनी भी टेंडेंसीज हैं, उनको सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं जो कि उस टाइम पर और आज भी कुछ हद तक कुछ पार्ट्स में एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि माओइस्ट मूवमेंट है, पंजाब में खालिस्तानी है, और भी जम्मू एंड कश्मीर में अलग सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती हैं, उस टाइम पर भी चलती थी। तो उस टाइम पर ये मूवमेंट तेज हो गई थी, तो इनको थोड़ा सप्रेस करने के लिए ये शब्द इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज इंटेग्रिटी, ताकि अखंडता जो है हमारे देश की वो बरकरार रहे और वो प्रियम्बल में भी झलके। जब प्रियम्बल में झलकेगी तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो बहुत ही एक्सप्रेसली शो की जाएगी। सो दिस इज अबाउट द वर्ड इंटेग्रिटी, है ना। तो इसीलिए एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखा है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 दैट परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। क्या मतलब है इसका, कि हमारे पास राइट है, फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, बट दैट इज नॉट एब्सोल्यूट। उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, और एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज कर सकते हो, भाषण दे सकते हो पब्लिक प्लेस में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भाषण किसी भी तरह से सोवेनिटी या इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। ठीक है। तो उसके लिए पहले लॉ भी था कि सेडिशन था, है ना। उसके अलावा अब भी उसमें कुछ सारे चेंजेस करके लॉज बरकरार रखे गए हैं। बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, दैट आप जब भी पब्लिक स्पेस में बोलें, आपको बोलने का पूरा अधिकार है, बट यू शुड कीप इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द सोवेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ये आपको दिमाग में रखना है, कोई भी ऐसा भाषण या ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना है जिससे हमारी इंटेग्रिटी पे किसी भी प्रकार का कोई हनन होने की कोशिश हो। आई होप दिस इज क्लियर, सो आई विल बी मूविंग ऑन। ओके, सो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाई इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट rather than a फेडरेशन। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक बार और इसको इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। हमें यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया को इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास एक यूनिटरी सिस्टम है, जो कि एक बहुत ही फर्म यूनिटरी सिस्टम है। ठीक है। बहुत सी पावर जो यूनियन के पास है, जैसे कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पावर है टेरिटरी को रिलेटेड पावर, है ना। तो सेंट्रल अगर चाहे तो स्टेट की जो बाउंड्री है उसको ऑल्टर भी कर सकता है, स्टेट को खत्म भी कर सकता है, दो स्टेटों को जोड़कर बना भी सकता है, दैट टू विद सिंपल मेजोरिटी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो इंडिया है दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। अनलाइक यूएसए, हमने सबको एकजुट किया था, है ना, उसके बाद इंडिया बनाया गया, है ना। आपस में स्टेट्स का कोई एग्रीमेंट नहीं था, है ना। तो हमारा हमने एकजुट इंडिया बनाया थ्रू द एक्ट ऑफ 1947, देन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास आया, तो हमने सबको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाया एक एग्रीमेंट में आके, लेकिन आपस में स्टेट्स का कोई एग्रीमेंट नहीं था। ऑन द कॉन्ट्ररी यूएसए में जब फेडरेशन बनी तो देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। आई थिंक 14 या 15 स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे, और सबने आपस में एक एग्रीमेंट किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर यूएसए एग्जिस्टेंस में आया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दो इंडिया इज फेडरल, इंडिया में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइंड हैं, जिसपे सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकता है, बट रेजिड्यूरी पावर्स जो है वो सेंट्रल के पास है।
और कुछ सरकमस्टेंसेस के बेसिस पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इमरजेंसी के टाइम पे बहुत सी पावर, स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी सारी पावर जो है वो यूनिटरी या यूनियन अपने हाथ में लेता है, वो उसके थ्रू ही रन होती है। तो इसीलिए क्वाज़ाई फेडरल है और यूनियन के पास बहुत सारी पावर है। इसलिए द टर्म विच इज यूज्ड इन द आर्टिकल 1, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, नॉट अ फेडरेशन। क्योंकि फेडरेशन में क्या होता है, अब एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे कि हमारे पास पावर है स्टेट की बाउंड्री ऑल्टर करने की, खत्म करने की, दो स्टेट को मर्ज करने की, है ना, that can be done through the parliament with a simple majority, which we have also seen in the case of Telangana, in the case of JNK, and also हमारे पास पावर्स हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जब आप यूएस को देखेंगे तो यूएस में स्टेट की बाउंड्री चेंज नहीं कर सकते हैं विदाउट अ लेजिस्लेशन शुड बी पास इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। जब तक स्टेट नहीं चाहेगी उसकी बाउंड्री को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से स्टेट के पास भी बहुत सी पावर हैं और इसीलिए वो एक प्रॉपर फेडरेशन है ना, क्योंकि कोई पावर सुपरसीड नहीं हो सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ऑल्दो वी ऑल्सो है फेडरल फेडरेशन, और स्टेट के पास बहुत सी पावर है अपने लॉज बनाने के लिए, बहुत से सब्जेक्ट पे वो लॉ बना सकती है। बट कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जो कि एक्सप्रेसली मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तब सेंट्रल के पास पावर आ जाती है। सो आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद कुछ इंटरप्रिटेशन है। दो केस लॉज मेंशन मैंने यहाँ पर करे हैं, अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड मस्तान सिंह वर्सेस चीफ कमिश्नर। इनको आप एक बार गो थ्रू कर लेना। इन दोनों केसेस में बेसिकली हेल्ड किया गया था दैट टेरिटरी ऑफ इंडिया एट एनी टाइम मींस द टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया मेंशन है कि हमारी कहाँ तक फैली हुई टेरिटरी है। तो इन दोनों केसेस की जो जिस्ट थी वो यही थी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया कभी भी अगर आपको देखनी है तो वो टेरिटरी है जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। आई होप, और अगर आपको इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इससे ज्यादा इसमें पढ़ाने वाला नहीं था, क्योंकि बेसिकली डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन आया है। सो दैट वी विल बी सीइंग इन दी व्हेन वी विल बी डूइंग द पीवाईक्यूज। सो विद दिस वी विल बी मूविंग ऑन। So, this is where we are dealing with the reorganization of states। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो यहाँ पर दे रखे हैं, एग्जाम्स में पूछे गए पॉइंटर्स हैं। तो इनको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो क्या था कि जो सबसे पहले रीऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स थी, that were on the basis of the states were divided and categorized into four parts: part A, part B, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में क्या चीजें थी, 10 स्टेट्स थी जो कि फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। पार्ट बी में 8 स्टेट्स थी जो कि प्रिंसली स्टेट्स थी। प्रिंसली स्टेट्स या ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब राजघराने, राजशाही, नवाब, तो इनकी जो स्टेट, इनकी जो रियासतें थी, दैट वाज कंटेन्ड इन द पार्ट बी, है ना। पार्ट सी में 9 स्टेट्स थी जिसमें चीफ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस आती थी और कुछ यूनियन टेरिटरीज आती थी, कुछ यूटीज आती थी। और लास्ट में डी में टेरिटरी थी जिसमें एक ही रियासत थी, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना। नाइन्थ में कुछ यूटीज और भी आती थी जो कि उस टाइम पे थी, है ना, यूनियन टेरिटरीज कवर्ड थी। बट उसके बाद क्या हुआ, ये जो क्लासिफिकेशन थी ये आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ी रिमेम्बर याद रखने वाली चीज है। इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं है, बट ये पूछी गई है पीवाईक्यूज में। उसके बाद लेटर ऑन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद कर लिए, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में लाया गया, जिसमें इन सारे पार्ट्स को अबॉलिश कर दिया गया, ए बी सी डी को। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन दोबारा किया गया, स्टेट्स बनाई गई और सारी की सारी स्टेट्स को इक्वल फुटिंग पे रख दिया गया कि सारी स्टेट्स बराबर हैं, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। इसके हिसाब से जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो थोड़ा कम और ज्यादा था, है ना। लेकिन इसके बाद अबॉलिश कर दिया गया क्लासिफिकेशन को, ए बी सी डी सबको इक्वल फिटिंग में ला दिया गया। और ये रीऑर्गेनाइजेशन जो किया गया था, दिस रीऑर्गेनाइजेशन वाज बेस्ड ऑन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956,
है ना, ये एक्ट पारित किया गया बाय द पार्लियामेंट, जिसका नाम था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और इसके बेसिस पे स्टेट्स को ऑलमोस्ट बांटा गया। एंड द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग द स्टेट्स और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स इज लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल। जबान, है ना, लोकल लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बांटा गया। जैसे गुजरात में गुजराती, पंजाब पंजाबी, तो उस हिसाब से उसका डिमार्केशन या रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। और अगर कन्नड़ है तो कर्नाटका, तो इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाके, लेकिन मेजॉरिटी जो मेनली उसकी प्रिंसिपल था वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे उसको बांटा गया। So these are some more facts which is mentioned because they are asked in exam, that the current structure of the Indian Union is mentioned, that Parliament has enacted the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, which came effect on 31st October 2019। ये दोनों डेट्स आपको याद कर लेनी है, एग्जाम में पूछी गई हैं। इसके थ्रू क्या किया गया, जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी उसको दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। यूनियन टेरिटरीज कौन चलाता है? सेंट्रल चलाता है ना। इससे हमारे पास, हमको एक जो हम पीछे बात कर रहे थे यूनियन ऑफ स्टेट्स की, वो भी पता चलती है कि एक सिंपल रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाके सिंपल मेजोरिटी से आप किसी भी स्टेट को बाइफरकेट कर सकते हैं, है ना। पावर हमें दे रखी है आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, विच एम्पावर्स पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट और ऑल्टर द बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी से हमें यूनियन ऑफ स्टेट वाला पॉइंट भी जो आर्टिकल 1 में दे रखा है, जो हमने पीछे पढ़ा था, वो भी क्लियर हो गया। दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। पहली थी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच विल हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। और दूसरी टेरिटरी थी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, बनाई गई विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये दो पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, किसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है और किसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है ना, क्योंकि ये पूछे गए हैं। एज अ रिजल्ट, करंट पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया कंप्राइजेस 28 स्टेट्स हैं हमारे पास, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। उसके अलावा ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आर्टिकल 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का था वो एम्पावर करता है। नाउ वी विल टॉक टू द स्पेशल स्टेटस ऑफ JNK, जो कि आर्टिकल 370 में गया था, was also abrogated through presidential order dated on 5 अगस्त 2019। पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया गया, है ना। उसके बाद एक्ट बना के जम्मू का रिऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया अंडर आर्टिकल 3। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर स्पेशल पास किया गया था बाय द प्रेसिडेंट, जिससे हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया। और इसको एब्रीगेशन से क्या हुआ, पहले JNK का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, जिसकी बात हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। इस 370 के एब्रोगेशन के बाद नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल अप्लाई ऑन JNK ऑल्सो, ठीक है। तो मेकिंग द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू द रीजन विद द हेल्प ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज डन। सो ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं, जो थोड़ी सी समझाने की चीज थी वो मैंने समझा दी है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक्ट था, कब आया, कब एंड इफेक्ट में आया, है ना। और ये 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ। तो ये सारा आप नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन। Okay, so now we will be seeing the difference between Article 2 and Article 3 of the Indian Constitution. Article 2 बात करता है that it empowers Parliament to admit new states into the Union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई नई टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है हमारी जो यूनियन है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझाता हूँ। यहाँ पर नई टेरिटरी की बात हो रही है, न्यू स्टेट की बात हो रही है ना। न्यू स्टेट एडमिट करने की या एस्टेब्लिश करने की ऑन द कंडीशंस और जैसे ठीक लगे। मतलब जो इंडिया में एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उसमें कुछ नया एडअप करने की पावर आर्टिकल 2 हमें देता है। जैसे कि गोवा और सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं थे, बट आर्टिकल 2 में एक्ट पास करके फिर उनको इंडिया का पार्ट बनाया गया, है ना। सिक्किम को और गोवा को,
क्योंकि वो कोई कहीं पर पोर्चुगीज का रूल था, तो इस तरीके से वो पूर्ण रूप से इंडिया के पार्ट नहीं थे। तो ये आर्टिकल 2 जो है, ये नई स्टेट्स को इंडिया में ऐड करने की बात करता है। कल को हम किसी और स्टेट को भी अगर कैप्चर करते हैं, तो उसको ऑन द कंडीशंस और सारी चीजें अगर जो भी होंगी, उसके साथ जब इंडिया से जोड़ेंगे, तो वो आर्टिकल 2 के अंडर होगा। तो यानी कि बिल्कुल ही नई टेरिटरी को इंडिया के अंदर लेने की बात कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 2 करता है। और आर्टिकल 3 किसकी बात करता है? फॉर्मेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स विच इज ऑलरेडी इन इंडिया। जैसे कि आंध्र प्रदेश को दो पार्ट में बांटना, है ना, यानी कि उनकी बाउंड्री खत्म कर दी। और बिहार को दो पार्ट में बांटना, झारखंड और बिहार। तो इस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि अब यहाँ पर जो पहले से ऑलरेडी इंडिया में स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, उनके एरिया को बढ़ाना या कम करना, या उनको दो पार्ट्स में बांटना, या यूनियन टेरिटरी और का पार्ट लेके, थोड़ा स्टेट का पार्ट लेके उसको एक बना देना। तो बाउंड्री रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वो आर्टिकल 3 डील करता है रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर मेंशन भी है कि बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट्स, है ना, टेरिटरी को सेपरेट करना, जैसे कि तेलंगाना वाले केस में बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, दो और ज्यादा स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट बना देना, है ना। बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी दैट इज यूनियन टेरिटरी टू फॉर्म अ स्टेट, किसी यूनियन टेरिटरी को मिलाकर एक स्टेट बना देना। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, एरिया को बढ़ाना या एरिया को कम करना। ऑल्टर द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर देना। एंड लास्टली चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था। बेसिक डिफरेंस ये है कि टू बात करता है किसी नई स्टेट को जोड़ना। नई स्टेट से मुराद है नई टेरिटरी, किसी और देश की टेरिटरी को अपने टेरिटरी में जोड़ लेना, उसको एक्ट के थ्रू पास कर देना, जो भी कंडीशंस होंगी, तो वो आर्टिकल डील करता है 2। आर्टिकल 3 डील करता है जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उनके रीऑर्गेनाइजेशन से। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट वी विल बी सीइंग इन द PYQs ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, सो यहाँ पर मैं थोड़ा प्रोसीजर समझाता हूँ फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3। तो क्या प्रोसीजर होता है? अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हमें पता है कि जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं, वो आपके लोकसभा और राज्यसभा कहीं पे भी मूव हो सकते हैं, है ना, ये बेसिक प्रोसीजर है। और फिर वो एक हाउस से मूव होके दूसरे हाउस में जाएंगे, देन दे विल गो टू द प्रेसिडेंट असेंट, ये ऑर्डिनरी केसेस में। फिर मनी विल ओनली मूव्स इन द लोकसभा, ये राज्यसभा में मूव नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में मूव होगा। फिर राज्यसभा जाएगा और फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। कुछ केसेस में, जैसे कि आर्टिकल 249 बात करता है, उन केसेस में जो बिल है वो राज्यसभा से मूव होगा, है ना, तो राज्यसभा उसको मूव कर सकती है केवल। फिर वो लोकसभा जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अच्छा, ये तीन कैटेगरीज मैंने बता दी। एक में ऑर्डिनरी, जिसमें दोनों में मूव हो सकता है। दूसरे मनी बिल, जिसमें सिर्फ लोकसभा में मूव हो सकता है। तीसरा 249, जिसमें सिर्फ राज्यसभा में मूव हो सकता है। नाउ देयर इज अ फोर्थ कैटेगरी, जिस जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर की फोर्थ कैटेगरी है, जिसमें जो बिल है वो सिर्फ तभी मूव हो सकता है जब प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड करे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तभी वो ईदर हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो आई होप ये प्रोसीजर मैंने चारों बता दिए हैं, आपको चारों समझ में आ गया होगा। और दूसरा पॉइंट इसमें प्रोसीजर में इंपॉर्टेंट है, दैट जो भी स्टेट अफेक्ट हो रही है, जिसका भी बाउंड्री या एरिया या नेम इफेक्ट हो रहा है, तो प्रेसिडेंट उसको रेफर करेगा स्टेट लेजिस्लेचर को कि आप अपनी राय दीजिए, विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी राय दीजिए। हालांकि उनकी ये जो राय है, उससे पार्लियामेंट बाउंड नहीं है, बट स्टिल राय मांगी जाती है, लेकिन पार्लियामेंट बाउंड नहीं है। तो इसी में एक केस भी है, बाबूलाल पराडे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली हेल्ड कर दिया दैट पार्लियामेंट इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू एक्सेप्ट द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑन सच मैटर्स। तो आई होप ये ज्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज तो नहीं थी, इजी एक प्रोसीजर की बात थी। तो ये मैंने प्रोसीजर आपको समझा दिया, है ना, चारों प्रोसीजर समझा दिए। मनी बिल कैसे मूव करता है, ऑर्डिनरी बिल कैसे मूव करता है, 249 में बिल कैसे मूव करता है,
एंड फोर्थ वन इज द प्रोसीजर फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने बता दिया कि पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा तभी वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। सो विद दिस वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द आर्टिकल 4। बहुत इजी है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। देखो, जब हमें पता है कि हम आर्टिकल 2 या 3 में स्टेट को नया स्टेट ऐड कर रहे हैं, या फिर आर्टिकल 3 में स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो एक जाहिर सी बात है हमारे पास दो शेड्यूल हैं। फर्स्ट शेड्यूल जो बात करता है टेरिटोरी की, जितनी भी टेरिटरी इंडिया की है वो फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइंड है। तो अगर हम कोई भी चीज ऐड करेंगे या फिर अंदर की स्टेट को ऑल्टर करेंगे या रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो एक अमेंडमेंट के थ्रू शेड्यूल 1 में चेंज करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, जब हम किसी स्टेट को अमेंड करेंगे तो हम लोगों को पता है कि राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट होता है ना, उनकी पॉपुलेशन की कैलकुलेशन होके, और उसका एक अंदाजा लगा के सीट्स अलॉट की जाती है। ठीक है, यूएस में क्या होता है, यूएस में हर स्टेट के पास 2 सीट्स होती हैं। हमारे यहाँ ऐसा सीन नहीं है। हमारे यहाँ डिपेंड करता है स्टेट कितनी बड़ी है, तो उसी हिसाब से राज्यसभा में सीट्स अलॉट होती हैं। अब किसी स्टेट को बाउंड्री को ऑल्टर करके अगर दो स्टेट्स बना दी गई, तो नाउ जैसे कि हम फर्स्ट शेड्यूल में उसको मेंशन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा की जो सीट्स होंगी वो भी तो ऑल्टर करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टेट्स। तो ये सिंपल सी बात आर्टिकल 4 कहता है कि जब भी हम कोई लॉ बनाएंगे, आर्टिकल 2 और 3 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कोई लेके आएंगे, तो हमें फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में भी अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है। और दूसरी बात बहुत सिंपल, सच लॉ शैल नॉट बी कंसीडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ये एक आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा जो हम अपने शेड्यूल्स में अमेंडमेंट कर रहे हैं, या फिर जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल लेकर आया जा रहा है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 1, 2 एंड 3 एंड 4। नीचे ये हमारी मेंशन है द ट्रांसफर ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन स्टेट। तो ये हम बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी री बेरूबरी यूनियन केस में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपने अभी ये वीडियो शुरू से देखी है तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। So, this is also something which we have already discussed in the Berubari Union case 1960 already. So, we will be moving on to the next slide. Okay, so there is a case of Magan Bhai Ishwar Bhai Patel versus Union of India. इसमें कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। ये केस है सेशन वर्सेस डिमार्केशन का। तो सेशन ऑफ बाउंड्री तो हमने पढ़ ली, यानी कि सेशन का मतलब होता है अपनी 1 इंच भी बाउंड्री किसी को दे देना, किसी भी एवज में, किसी भी वजह से। तो वो तो अलाउ नहीं है जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं लाते हैं आर्टिकल 368 में और फिर उसको रेक्टिफाई नहीं करते हैं, तब तक तो वो किया नहीं जा सकता। बिना एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव अपने आप में उस काम को नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करवाना होगा। तो ये हम डिटेल में डी बेरूबरी वर्सेस यूनियन वाले केस में समझ सके हैं। और सेशन ऑफ बाउंड्री के लिए आपको अमेंडमेंट लाना कंपलसरी है। बट मगन भाई ईश्वर भाई पटेल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डिस्टिंक्शन दी थी सेशन ऑफ टेरिटरी एंड सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट। तो सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट क्या होता है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये जो लाइन खींची हुई है, उसको लेके कहीं ना कहीं, जैसे कि बांग्लादेश हुआ या म्यांमार हुआ या ऐसी कंट्रीज जिससे हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो जैसे कि ये कंट्री है, तो अब इसमें नेपाल हुआ, तो इनमें एक इतनी बिल्कुल डिमार्केटेड लाइंस नहीं है। तो कहीं पे अगर छोटी मोटी चीज को लेके इधर उधर लाइन को ताकि सही करने के लिए, लाइन ऑफ डिमार्केशन को ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल करने के लिए, मतलब बहुत कम नेग्लिजिबल अमाउंट में आप उसको लाइन को इधर उधर कर सकते हैं, तो उसको सेशन ऑफ टेरिटरी नहीं बोला जाता है। वो एक सिंपल एक्सरसाइज होती है दैट इज ओनली फॉर द डिमार्केशन। तो डिमार्केशन ऑफ लाइन या सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए, क्योंकि वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की जरूरत नहीं है। वो आप एग्जीक्यूटिव जो है वो सिंपली भी
कर सकता है सेटलमेंट के एग्रीमेंट साइन करके, या जिस भी प्रकार से उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेशन ऑफ टेरिटरी एंड सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट। विद दिस, now we have discussed article 1, 2, 3, 4 preamble and all, है ना, preamble के ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके साथ ये वाला पोर्शन हमारा यहीं खत्म हुआ। now I will be making a video on the PYQs which is related to this portion। तो ये वीडियो सीरीज ऐसे ही मूव ऑन करेगी, एक एक पार्ट पे हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद उनके सारे PYQs को देखेंगे, ताकि थ्योरी एज वेल एज MCQs दोनों ही आपके एक साथ कंप्लीट होते चले। विद दिस, we will be meeting in the next video. Till then, like and subscribe the channel. For if you are liking these videos, subscribe the channel, because उससे हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, थोड़ी एनकरेजमेंट मिलती है वीडियोस को और बनाने में। So we will be meeting in the next video.